हेलो दोस्तों, ये फिर सभी का स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम में। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी है, उसकी बात करने वाले हैं, करेंगे। तो इसमें अपना जो जेईटी का जो वेटेज है वो है 4 से 5 क्वेश्चन, और जो आईसीआर या फिर सीयूटी एग्ज़ाम है उसका भी 4 से 5 क्वेश्चन है, इसका वेटेज है। तो बहुत ही अच्छा वेटेज है। और जो अपने स्टार्ट करने वाले हैं आज बायोलॉजी सेल बायोलॉजी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जेईटी एग्ज़ाम के लिए। और चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो बेसिक है वो पूरा क्लियर करेंगे यहाँ पे अपना जो बस है। आपको अगर सेल बायोलॉजी आज यहाँ पे पढ़ लेंगे चैनल पर, तो आपको वापस कभी कहीं भी पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स लेके बनाए हुए हैं, उसी किताब से पढ़ाए जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो अगर वो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो जेईटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर फ्री टू कोर्स से करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी कंटेंट चाहिए हो, अगर डीपीपी एक्सरसाइज और नोट्स, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं अपने क्लास में। तब क्लास में चलने अब बात कर रहे थे कि सेल बायोलॉजी और कोशिका विज्ञान पूरा अपना आप बड़ा चैप्टर होगा। तो इसमें सबसे पहले अपना जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? एक होती है सेल बायोलॉजी और एक होता है साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी है इसमें केवल सेल की स्ट्रक्चर यानी सेल का जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जो सेल बायोलॉजी है वो जब सेल की संरचना एवं उसके कार्य दोनों का अध्ययन किया जाता है तो उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। जब संरचना खाली संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या अंतर है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि जो सेल बायोलॉजी है उसके जनक कौन है। सेल बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक है। आप साथ साथ में जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं वैसे आप यहाँ पे नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको जब आप वापस रिवीजन करो तो आपको हेल्प मिले। और मैंने यहाँ बड़ी शानदार नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, वैसे आप कॉपी कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी कर लेना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका चैप्टर हो सकता है जेईटी एग्ज़ाम के लिए। अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो आगे भी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं जो अपना जो कोशिका विज्ञान के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक है। लेकिन वही बात करनी थी जो मॉडर्न फादर है ये तो कौन है? ये अगर नॉर्मली आ जाए कि कोशिका विज्ञान के पितामह या फिर फादर जो या फिर जनक जो भी क्वेश्चन आए, तो उसके अगर ऑप्शन में आपका रॉबर्ट हुक है तो आपका आंसर क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक। वह पर वहीं अगर आ जाएगा आधुनिक सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? तो स्वानसन है। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारतीय सेल बायोलॉजी के जनक कौन है। भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक हुए जो सेल बायोलॉजी के जनक कहलाए? तो उनका नाम है AK शर्मा। तो ये आप जो टर्म ये इनके जो वैज्ञानिक है वो अच्छे से याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जो 3-4 टर्मिनोलॉजी, और इसके बाद है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो सबसे बड़ी सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो भी इसका साइज क्या होता है? 11x17 सेमी का होता है। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो भी कितना होता है? 11x17 सेमी का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो सबसे लंबी सेल कौन सी होती है। सबसे लंबी सेल होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। 92 सेमी लंबी होती है, 92 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर सबसे लंबी सेल तंत्रिका कोशिका होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ये होती है 0.3 माइक्रोन मीटर आकार होता है इसका। अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सेल है उसकी खोज किसने की थी। सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे लंबी सेल की बात कर ली। तो बात कर लेते हैं अपनी जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल की खोज किसने की थी? तो फर्स्ट सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और वो भी जो कोरक सेल है यानी मर्द सेल की कोरक क्या होता है? जब आपने देखा होगा पेड़ों के बाहर जब जो छाल होती है वो बाहर निकल जाती है कट फट कर, उसे कोरक सेल कहते हैं। वो मर्द होती है, उसमें अगर एक सेल की खोज की थी। वहीं बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल, जो फर्स्ट
प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो है अपने ल्यूवेनहॉक। और जो अभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट सेल की खोज किसने की और ल्यूवेनहॉक उसके ऑप्शन में हो, तो राइट आंसर इसे जाएगा। और इन्होंने कहाँ पे की, तो इन्होंने एनिमल कूले नामक जीवाणु है, एनिमल कूले, उसके अंदर इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, जीवाणु। एनिमल कूले तो बहुत ही कम ऑप्शन में आता है, पर जो एनिमल जीवाणु किस में की, तो जीवाणु में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने बात कर ली कि जो सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये बात कर ली। अब बात करें जो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होती है, वो एक PPLO प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का सदस्य होता है। PPLO का मतलब आपको मैंने बता दिया, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक सदस्य होता है जिसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन मीटर। जैसे एक माइकोप्लाज्मा एक सदस्य होता है PPLO का, उसका खुद का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। अब कई यहाँ पर इसके कई चीज़ों के आकार दिए गए, जैसे मानव RBC है, उसका आकार कितना होता है, तो वो होता है 7 माइक्रोन मीटर होता है। वहीं अगर जीवाणु सेल की बात करें, जीवाणु सेल का आकार कितना होता है, तो 2.5 माइक्रोन मीटर होता है। ये आपने इनमें से क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है आपको सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं अपने जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी। सेल थ्योरी है कोशिका सिद्धांत है। तो ये स्लाइडन और सवान, आई होप आपने नाम सुना होगा। तो ये स्लाइडन और सवान ने दिया था। जो स्लाइडन था वो बॉटनी का एक्सपर्ट था, और जो स्वान था वो जूलॉजी से एक्सपर्ट था। ये दोनों एक्सपर्टों ने ये थ्योरी दी थी। तो अब बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी क्या थी। तो सभी जीव सेल व उनके उत्पादों से बने होते हैं। सभी जीव सेल व उनके उत्पादों से बने होते हैं, ये इनकी थ्योरी थी। इनकी थ्योरी क्या थी कि सभी जीव या तो सेल या फिर सेल के उत्पादों, सेल के उत्पाद क्या होते हैं, ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू हो गए, ये इनके सभी क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो सेल या फिर उनके उत्पादों से बने होते हैं। आई होप ये लाइन तो आपने सभी ने सुनी होगी कि सेल क्या होती है, सेल एक यूनिट होती है। जैसे अपने मकान बनाते हैं तो उसके अंदर ईंट होती है, वो एक यूनिट, सबसे पहले एक ईंट जोड़ के बनाते हैं। जैसे एक ईंट यूनिट होती है, वैसे बॉडी है अपनी, उसकी यूनिट क्या है, सेल है। और एक सेल है वो पूरे शरीर के कार्य होते हैं, वो उसको संभाल सकती है। तो क्या कहते हैं, शरीर ये क्रियात्मक होती है और संरचनात्मक होनी है। पूरी सेल एक शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन है, तो सेल है। अब वहीं पर ये क्या होता है कि एक इनको क्रिटिसाइज़ किया उनके वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने एक नया थ्योरी दी। उन्होंने क्या दिया कि एक नई सेल बनती है, वो ओल्ड सेल के विभाजन से बनती है। उन्होंने क्या, रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने क्या बोला कि एक नई सेल है, वो किससे बनती है, पुरानी सेल है उनके विभाजन से बनती है। और उन्होंने एक नियम भी दिया, उसका नाम था ओमनियस सेलुला ई सेलुला थ्योरी। अब इसमें इसका मतलब क्या गया, ओमनियस का मतलब हो गया उत्पत्ति, सेलुला का मतलब होगा सेल, और ई से मतलब से, और सेलुला का मतलब सेल, यानी सेल से सेल की उत्पत्ति क्या कहलाती है, ये सेल से सेल की उत्पत्ति, ये जो रूल है किसने दिया, ये रुडोल्फ विर्चो ने। आई होप सभी ने आपने नाम सुना और सुन रखा होगा, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी का जो अपवाद निकला वो कौन निकला, वायरस। आप सभी ने सुना होगा कि वायरस निर्जीव चीज़ों के ऊपर निर्जीव होता है और अपना गुणन करता है, यानी अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन करता है, वो संजीव चीज़ों के। तो इसका अपवाद क्या हो गया, यहाँ पर वायरस हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने जो कि अगले नेक्स्ट की। तो ये पेज का आपको अच्छे से हो गया। इसका साइटोप्लाज्म साइटोलॉजी किसे कहते हैं, सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं, और बायोलॉजी किसे कहते हैं, सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं, और आधुनिक इसके पितामह कौन है, और ओल्ड पितामह कौन है इसके, भारतीय सेल बायोलॉजी जनक कौन है, फर्स्ट सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा क्या है, और जो सेल थ्योरी है वो किसने दी, और सेल थ्योरी है क्या। आई होप आप सभी ने ये पढ़ लिया। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपने नाम सुना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे असीम केंद्र की कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसे ससीम केंद्र की कहते हैं। तो अभी मैं केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है, यानी जो उसका केंद्रक होता है उसका विकास कंप्लीट नहीं हो रखा होता है, तो वो असीम होता है, यानी और एक दूसरा इसका कारण होता है कि जो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सुविकसित केंद्रक होता है। और इसमें दूसरा कारण क्या होता है कि जब इसका जो सेल में केंद्रक की जो सीमा होती है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, असीम केंद्र की, असीम मतलब कोई सीमा नहीं केंद्रक की, तो सेल केंद्र की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी उपस्थित नहीं होती। वहीं बात करें अगर ससीम केंद्र की तो उस केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसके कारण क्या होता है, ससीम केंद्र की यानी उसकी सीमा है केंद्र की, तो उससे झिल्ली के कारण सीमा निर्धारित होती है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले असीम केंद्र का मतलब आप समझ गए और ससीम केंद्र का मतलब समझ गए, और प्रोकैरियोटिक मतलब जो किसका केंद्र है, प्रोकैरियोटिक है यानी अभी तक विकसित नहीं हुआ है, यूकैरियोटिक मतलब विकसित हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया कि केंद्र मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक होता है, तो यहाँ सुविकसित केंद्रक होता है। और तीसरा है कि प्रोकैरियोटिक में 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, वहीं यूकैरियोटिक में 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर क्या होता है, जीवाणु आते हैं, बीजीय नील शैवाल होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा। ये जो मोनेरा जगत होता है वो कम्प्लीटली किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है। अब यूकैरियोटिक में क्या आता है, जंतु आता है, पादप आता है, कवक प्रोटिस्ट आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप साथ साथ में ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं अपने। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक बाहर जो इसका ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कि इसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो या तरल हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जो इसकी सुरक्षा करता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इसके अंदर वाली संरचना। तो नेक्स्ट इसके अंदर वाली होती है कोशिका भित्ति, जो पेप्टिडो ग्लाइकन या फिर म्यूरिन से बनी हो सकती है। जस्ट इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये वाली क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ये प्रोटीन प्लस वसा से बनी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो इस तरह अंदर की तरफ जाकर एक नया अंग बनाती है, नया ऑर्गन फॉर्मेशन करती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है वो आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं, अपने आगे थोड़ा विस्तार के साथ पढ़ेंगे, अभी खाली डायग्राम समझ रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अंदर की तरफ चलते हैं। इसके बाद अंदर क्या होते हैं, इसके बाद होता है ये देखिए यहाँ पे होती है राइबोसोम। 17 प्रकार के होते हैं। और आगे राइबोसोम होते क्या हैं वैसे पूरा कंप्लीट इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने। और इसमें होता है जो जीवाणु, ये एक जीवाणु की सेल है, और जीवाणु की सेल में क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, यानी केंद्र के अलावा जो पाया जाने वाला जो अंग होता है वो प्लाज्मिड होता है। और एक नेक्स्ट होता है क्रोमेटोफोर, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और इसके अलावा होते हैं अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं, ये भोजन के कण होते हैं। इसके बीच में हो गया न्यूक्लियस, जो केंद्रक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो बाहर की तरफ इसमें संरचनाएं लगी, जैसे कोशिका भित्ति है, इसके ऊपर लगे होते हैं सिंगल एक हेयर स्ट्रक्चर होती है, बड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। तो वहीं अगर हेयर स्ट्रक्चर होती है लेकिन बिल्कुल पतली और बिल्कुल दिखाई पतली होती है, तो इसे पिलाई कहते हैं। वहीं अगर छोटी स्ट्रक्चर है लेकिन बिल्कुल पास में, तो इसे फिब्री कहते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे भी ये फ्लैजेला है जो सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन बड़ी है, और बिल्कुल छोटे हैं, उसे क्या करें, फिब्री। लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला सिंगल था, लेकिन पिलाई है वो पतले हैं और ज़्यादा संख्या में, तो इसे क्या कहते हैं, पिलाई है। अब बात कर लेते हैं अपने जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो लाइसोसोम जैसे कार्य करता है। अब लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं वो आगे पढ़ेंगे अपने। ये अपने पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें क्या क्या होते हैं वो आगे अभी पूरा विस्तार के साथ पढ़ेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे चलते हैं अपने।
अब बात कर लेते हैं अपने कि इसके बाहर आवरण क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं। अपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। यहाँ पर ये जो बाहर इसके स्ट्रक्चर बना रहा था वो ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट से। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, जो बाहर वाला, एक ठोस रूप में और एक तरल रूप में। जो ठोस रूप में होता है उसे संपुट कहते हैं और वो क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठोस होता है तो हार्ड हो जाएगा, एक ऊपर जैसे कवर की स्ट्रक्चर बना देगा। और वहीं अगर तरल होगा तो वह अवपंक यानी चिपकने का या समूहीकरण का कार्य करेगा। यानी कोई चीज़ को चिपकना होगा या अवपंक समूहीकरण, आपस में एक दोनों सेल चिपक कर एक समूहीकरण का कार्य करेगी अगर तरल होगा तो। अपने कोशिका भित्ति के बारे में, अपने ग्लाइकोलिसिस बाहर वाला आवरण पर लिया। इसके बाद जस्ट अंदर वाला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन से बनी होती है। अब दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु। जो पॉजिटिव होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं उनकी खाली एक परत होती है, वो किससे बनी होती है, म्यूरिन से। जो लेकिन जो नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, यानी वो द्विपरत होते हैं, यानी दो परत होती है, बाहरी और आंतरिक परत। तो बाहरी किससे बनी होती है, बाहरी तो होती है वसा से बनी, और आंतरिक होती है वो म्यूरिन से बनी होती है। और या आई हो आप समझ रहे होंगे, जो बाहरी की परत है वो वसा की बनी होती है और आंतरिक परत है वो म्यूरिन की बनी होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राम नेगेटिव द्विपरतीय होती हैं और ग्राम पॉजिटिव एक परत से होते हैं और जो म्यूरिन से बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जस्ट क्या आता है, कोशिका झिल्ली। तो यूकेरियोटिक सेल के समान ही क्या होती है, प्रोटीन प्लस वसा की बनी क्या होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। और एकमात्र ऐसी समान संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में समान पाई जाती है। और देखो यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक आती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में कोशिका झिल्ली है वो समान संरचना है। अगर वहीं कोशिकांग की बात आ जाए तो वो राइबोसोम है। यहाँ पे दो चीज़ समझिए। पहली, अगर संरचना की बात आ जाए, अगर संरचना की आ जाए तो वो होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और वहीं आ जाए कोशिकांग की बात, कौन सा कोशिकांग है, या फिर बात कर लेते हैं अपने जो सेल का ऑर्गन है वो कौन सा, दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, तो वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली है वो दोनों में समान होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली को संरचना कहते हैं और राइबोसोम को कोशिकांग कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात कर ले अपने कि कोशिका झिल्ली की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने मीजोसोम। और आपने सभी ने पढ़ा था कि वो जो कोशिका झिल्ली है वो इस तरह अंदर की तरफ ऐसे होकर क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। तो वो क्यों बनाती है, क्योंकि मीजोसोम है उसे मध्यकायी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के कारण इसका निर्माण होता है। कार्य क्या होता है इसका, श्वसन होता है। जो जीवाणु सेल होती है उसमें जो श्वसन का कार्य है वो मीजोसोम करता है। ये तो करता है प्रोकैरियोटिक में, जो यूकेरियोटिक होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, तो इसलिए कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समान कहा गया है। अब जो मीजोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। मीजोसोम है उसके कार्य होते हैं डीएनए को प्रतिकृतिकरण करवाना, यानी डीएनए का डबल करना, सेल विभाजन का नियंत्रण, जो सेल डिवीजन होता है उसका कंट्रोल करना। अगला है सेल वॉल का निर्माण करना, यानी जो प्रोकैरियोटिक्स में अपने बाहर पढ़ा था कि कोशिका भित्ति, उसका निर्माण कौन करता है, तो ये मीजोसोम है इसका निर्माण करता है। और कोशिका झिल्ली का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाता है। देखो जैसे यहाँ पे अगर ये बढ़ेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका टोटल एरिया है उसका वो बढ़ जाएगा कोशिका, तो उसको कौन बढ़ाता है, मीजोसोम निर्माण होने पर ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे सभी। अब बात कर लेते हैं अपने इसमें जो बाहर की संरचनाएँ थी जो अपने पढ़ी थी, जैसे फ्लैजेला पढ़ा था, पिलाई पढ़ी थी, फिब्री पढ़ी थी, वो क्या है, तो वो इसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फ्लैजेला क्या था। फ्लैजेला को हिंदी में कहते हैं कसाबिका। यह एक लंबी संरचना होती है जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है। फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है, वो सिंगल होती है, लंबी होती है, लंबी संरचना होती है। ये क्या करती है कि ये चलन में इसकी जो जैसे कोई जीवाणु सेल होती है उसको चलने में सहायता करनी, यानी इसे चलने में सहायक है। और जो पिलाई होती है वो कैसी होती है, फ्लैजेला तो ऐसा, पिलाई है वो होती है वो ऐसी लंबे होते हैं। वो क्या पिलाई क्या काम करती है, तो ये लंबी रोम समान संरचना होती है, लंबी रोम समान संरचना होती है। और यह संयुग्मन
ये लैंगिक जनन की विधि है, यानी ये पिलाई के द्वारा ही जो जीवाणु शरीर होता है उसमें जनन होता है। संयुग्मन में, संयुग्मन मतलब होता है ये लैंगिक, ये के जनन की विधि है संयुग्मन, जो लैंगिक जनन की विधि है ये इसमें कौन हेल्प करता है, पिलाई करती है। अब फिब्री कैसा होता है, फिब्री होता है बिल्कुल ऐसे नज़दीक ऐसे छोटे छोटे हेयर स्ट्रक्चर। तो फिब्री क्या होता है, छोटे रोम समान संरचना होती है और ये किसी भी इस तरह से चिपकने, अगर कोई भी जैसे यहाँ साइड में चिपक रही है तो ऐसे यहाँ पर ये पास में कुछ सेल है, यहाँ पे इसमें ऐसे आके चिपक जाएगी। तो इस तरह ये काम करती है। अब बात करें तो अंतर्विष्ट पिंड है वो क्या है, तो ये संचित भोजन, जो कोई भी अगर जीवाणु कोई भी अगर जीव जंतु को खाएगा तो उसके अंदर ऊपर सेल मेम्ब्रेन का कवर आ जाएगा और वह स्टोरेज हो जाएगा। तो वो जो कण होते हैं वो फॉस्फेट कण, ग्लाइकोजन कण या फिर साइनोफाइसिस कण होते हैं। इन सभी कणों को एक साथ क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। आप साथ साथ में यहाँ पर नोट्स बनाते चले तो ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना तो जब आप रिवीजन करने बैठे होंगे तो आप खाली अभी क्लास देख लेंगे और लिखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके अगर नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे बोल देना, सभी को प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर और इसमें अगर नोट्स है आपको तो वो नाम मात्र चार्ज है, बस आप कांटेक्ट कर लेना हमसे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। नाम मात्र चार्ज में आपको पूरा जेईटी का सिलेबस है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे इसके नोट्स जो पीडीएफ वगैरह सब है रेडी की जा रही है, आपको उसी हिसाब से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने आगे के क्रोमेटोफोर है, वो अपने पढ़ा थे इसके अंदर क्रोमेटोफोर कि जैसे क्रोमेटोफोर अपने पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर क्या है। तो क्रोमेटोफोर है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु वर्णकों का समूह है। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, यानी जीवाणु में भी प्रकाश संश्लेषण वाले अलग जीवाणु होते हैं, उनमें होता है ये वर्णकों का समूह। वर्णक किसे कहते हैं, रंग को कहते हैं। और इस रंग के जो रंग के बिंदु होते हैं, रंग के पॉइंट होते हैं, उनका समूह एक साथ हो जाता है, वो उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें जो हरा रंग पाया जाता है उनका हरे रंग का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। और पादपों में इसे जो पादपों में होता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटोसोम कहते हैं। पादपों में अब जब आगे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में। अब बात करें जो अपने फ्लैजिला की बात की थी, तो फ्लैजिला में क्या होता है कि जब तो हुक और इसकी स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल अपने जैसे पढ़ी थी वो ऐसी पढ़ी थी, बट जो यहाँ पर दे रखा है अपने देखिए ये और ये स्ट्रक्चर दे रखी है, तो ये हो जाए इसका बेस आधार होता है। और ये जो आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, जो नॉर्मल ये होता है इसका वो होता है इसका बेस, और जो इसका यहाँ पे जॉइंटिंग पॉइंट है वो होता है इसका हुक, और लंबा ऊपर वाला है वो होता है तंतु। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनती है। और इसका जो बेस होता है वो तारकाई से बना होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। जो इसका बेस वो किससे बना होता है, तारकाई से। जब तारक केंद्र से बना होता है। और तारक केंद्र क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलते हैं अपने जो नेक्स्ट इसका ऑर्गन है वो कौन कौन सा है। तो अपने पीछे बात की थी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें 17 प्रकार का राइबोसोम मिलता है। जो mRNA, अब mRNA क्या होता है वो RNA जब आगे पढ़ेंगे तो DNA RNA तब बताएंगे। जो mRNA होता है उसके साथ जुड़कर पॉलीसोम बनाता है। पॉलीसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर पॉलीसोम राइबोसोम mRNA कोई सी आ जाए तो वहाँ पे 17 आंसर जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो अब यहाँ पे अब दोबारा बता दूँ कि जो 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, यानी जो 17 प्रकार का राइबोसोम प्लस mRNA दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं। और पॉलीसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आई होप आपने राइबोसोम से डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है या फिर mRNA से प्रोटीन या पॉलीसोम से प्रोटीन, यहाँ पे इनका सभी का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो आगे प्रोकैरियोटिक सेल का केंद्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक होता है, इसका केंद्र क्या होता है, अल्पवृक्ष होता है, अपने को पहले से पता है। और इसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, ये भी पता है। और इस केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड मिलता है, न्यूक्लियोइड मिलता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल का आनुवंशिक पदार्थ होता है वो इसमें नगन DNA होता है। इसका मतलब आप एक बार आराम से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एग्जाम में आई हुई है। केंद्र में न्यूक्लियोइड मिलता है जो प्रोकैरियोटिक सेल का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब आनुवंशिक पदार्थ, सेल का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ है कि एक एकल यानी एक सिंगल है, और द्विकुंडलित यानी एक चीज़ है वो, और द्विकुंडलित है। इस दो द्विकुंडलित है, वर्ताकार है, गोल है,
और नगन डीएनए होता है। नगन का मतलब हो गया डीएनए पाया जाता है, लेकिन नगन का अर्थ हो गया हिस्टोन प्रोटीन, यानी इसमें अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अनुपस्थित होती है इसके डीएनए के अंदर। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एकल द्विकुंडलित वर्ताकार नगन डीएनए होता है इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका अनुवांशिक पदार्थ पूछ लिया जाए आपसे कि तो क्या होता है, तो होता है एकल द्विकुंडलित वर्ताकार नगन डीएनए। अब नगन डीएनए का अर्थ पूछ लेते यहाँ पे क्या होता है कि इसकी हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अनुपस्थित होती है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं अपने जो आगे इसमें क्या है प्लाज्मिड। लास्ट था केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है वो केंद्र के अंदर जो डीएनए आरएनए होते हैं उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ, यानी अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए आरएनए कहते हैं। और डीएनए को क्या डीएनए को कहते हैं। और डीएनए कैसा है इसमें, तो डीएनए है द्विकुंडलित वर्ताकार नगन डीएनए है। तो नगन डीएनए का मतलब हो गया यहाँ पर इसमें जिसके डीएनए उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। अब बात कर लेते हैं अपने जो प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो इसमें मतलब होता है यहाँ पर जो जीवाणु सेल का अतिरिक्त डीएनए होता है, जीवाणु सेल होता है उसका अतिरिक्त डीएनए, यानी एक तो अपने पहले यहाँ पे पढ़ के आए हैं एक डीएनए तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है जो इसके अलावा जब जीवाणु सेल होता है उसमें एक तो जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा एक प्लाज्मिड नामक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। यानी जो केंद्रक के डीएनए के अलावा और कहीं अगर डीएनए पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यह शब्द किसने दिया था, जो प्लाज्मिड शब्द है वो किसने दिया था, तो ये लीडरबर्ग ने दिया था। इसका जो लीडरबर्ग है इन्होंने ये प्लाज्मिड वर्ड दिया था। अब इसमें अपने प्लाज्मिड जो बायोटेक्नोलॉजी में नाम सुना होगा, तो इसका क्या होता है कि 100 प्रतिकृति का गुण होता है इसमें। 100 प्रतिकृति का मतलब हो गया कि ये सेल्फ क्या अपना कार्य कर कोई भी चीज़ होती अगर साथ में होती है उसके कोई जीन होता है उसके साथ में उसको भी साथ में प्रोड्यूस करता है। जैसे अपने बिट्टी कॉटन है उसको प्लाज्मिड के द्वारा ही इसमें सेट किया गया है। तो 100 प्रतिकृति का गुण इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग वाहक के रूप में करते हैं, यानी एक प्लांट से कोई जीन निकाल कर दूसरे अगर प्लांट के अंदर डालना है तो वो किसके द्वारा बाई किसके होता है, वो प्लाज्मिड बाई प्लाज्मिड होता है ये, यानी ये वेक्टर के रूप में यानी वाहक के रूप में प्रयोग होता है। इसका डीएनए कैसा होता है, तो इसका भी एकल द्विकुंडलित और वर्ताकार नगन डीएनए होता है, यानी सेम होता है उसके। अब इसमें राइबोसोम की बात कर लेते हैं अपने। तो इसमें 17 प्रकार का अपने पहले पढ़ा हुआ है, 17 प्रकार का राइबोसोम पढ़ा हुआ है। प्रोकैरियोटिक में 17 प्रकार का राइबोसोम मिलता है और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम मिलता है। बस फर्क इतना है कि 17 से 80 का, पर दो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। अब जो आगे है अपने यूकैरियोटिक कोशिका उसके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट तक देखनी क्लास पूरी। और अगर आपके साथ ऐसा कोई दोस्त है जो जेईटी की तैयारी करना चाहता है पर कोचिंगों में नहीं जा पा रहा तो उसको इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो इसको हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। और कोई भी अगर इसमें डाउट है तो कमेंट करके बता देना। और आपको अगर नोट्स वगैरह डीपी कोई भी कुछ भी चाहिए वैसे भी जो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे आपको मैं एक्सरसाइज सब प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए।